अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीएसएस पीएमएस का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट से पहले क्या क्या डेवलपमेंट हिस्ट्री के अंदर हो चुकी थी। इसके लिए हम सबसे पहले नक्शे को देखते हैं कि जो बरसगीर का नक्शा था, मैप था, वो क्या था और उसमें इलाके की डिवीजन किस तरह थी। ये था बरसगीर का नक्शा। इसके अंदर यहाँ पर जो पंजाब था जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी, और यहाँ पर जो बंगाल था जिसमें भी मुसलमानों की अक्सरियत थी, और यहाँ पर सिंध था, यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी, और ये बलूचिस्तान और केपी के इस तरह यहाँ पर ये वाले तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी। और जबकि इसके अलावा जो दूसरे इलाके थे जैसे बिहार था, असम था, बिहार था, असम था, और इसके साथ साथ मुंबई था, यूपी था, सीपी था, और मदारस था, बिहार, मदारस, यूपी, उड़ीसा था यहाँ पर, उड़ीसा। इस तरह ये जितने भी दूसरे इलाके हैं यहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत थी, हिंदुओं का गलबा था। तो कायदे आजम ने 1927 के अंदर कायदे आजम ने 1927 के अंदर ये तजावीज दी कि जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं जैसे कि पंजाब और बंगाल जो हैं, यहाँ पर मुसलमानों की आबादी के हिसाब से इन्हें नुमाइंदगी दी जाए। और इसके साथ साथ जो सिंध है, सिंध को मुंबई से अलहदा कर दिया जाए, और केपीके और केपीके और बलूचिस्तान के अंदर जो है इस्लाहात रिफॉर्म्स नाफिज की जाए। और मरकज के अंदर मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी दी जाए, मुस्लिम्स को मरकज के अंदर 1/3 नुमाइंदगी दी जाए, और वीटो की पावर दी जाए, यानी अगर किसी कौम के 3/4 अरकान किसी भी करारदाद को रिजेक्ट करते हैं तो उसे रिजेक्ट समझा जाए। कायदे आजम ने 1927 के अंदर तजावीज दी। इसके साथ साथ 1927 को जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन पर तनकीद की गई बरसगीर के लोगों की तरफ से, क्योंकि उस 6 रुकनी कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन नहीं था जो कि बरसगीर को सही तरह समझ पाता और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो तजादात थे, जो कंट्राडिक्शन थे, उन्हें सोल्व कर पाता। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को भी रिजेक्ट किया गया। साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसने इसमें सेपरेट इलेक्ट्रोलेट का कहा था, और इसके साथ साथ उसने फेडरल सिस्टम और सूबाई खुदमुख्तारी का कहा था, लेकिन उसने कहा कि जो पंजाब और बंगाल है उसमें मुसलमानों को उनकी तादाद के बराबर सीट नहीं दी जाएगी। तो इसकी वजह से तजाद आया, यानी जो हिंदू थे वो सेपरेट इलेक्ट्रोलेट के खिलाफ थे, उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह जो मुस्लिम थे वो जो पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत को अकलियत में नहीं बदलना चाहते थे, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके और भी बाकी पॉइंट थे, लेकिन ये दो मेन पॉइंट थे जिसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब 1927 की ही बात है, जबकि लॉर्ड ब्रिंकन उसने मुसलमानों और हिंदुओं पर तनकीद की कि हमारे बनाए हुए कमीशन पर तो आप तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अगर आप खुद इस काबिल हैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ले आए ताकि हम उसके मुताबिक जो नया आने वाला आइन है उसे सेट कर दें। तो इसका सबसे पहले जो कायदे आजम ने इसके चैलेंज को कबूल किया और आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मशवरा दिया। तो जो कांग्रेस थी उसने भी कायदे आजम की तजवीज से इत्तेफाक किया, और आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि फरवरी 1928 को मुनक्किद हुई, और इसके अंदर जो मुसलमानों के नुमाइंदे थे उनके अंदर सर अली इमाम और शुएब कुरैशी भी शामिल थे। इस तरह ये मुसलमानों के दो जो नुमाइंदे थे इस कमेटी के अंदर शामिल थे, और जो नेहरू था वो इसका हेड था।
नेहरू इसका हेड था। इस कमेटी ने 3 माह तक काम किया और 3 माह काम करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट कहलाती है। अब हम उस नेहरू रिपोर्ट की अब हम नेहरू रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या क्या पॉइंट शामिल किए गए और मुसलमानों को इस पर क्यों एतराज था और मुसलमानों ने इसके इसके इस पर क्या क्या अपनी रिकमेंडेशन दी। सबसे पहले तो आप इस नक्शे को समझे कि यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर पंजाब है और यहाँ पर बंगाल है और इस इलाके में केपीके और सिंध, केपीके सिंध और बलोचिस्तान बलोचिस्तान शामिल है। यानी ये वो इलाके थे जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत थी। तो सबसे पहले जो नेहरू रिपोर्ट थी उसने ये कहा कि जो पंजाब और बंगाल है, जो पंजाब और बंगाल है जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, मुसलमानों को उनकी अक्सरियत के हिसाब से सीट्स नहीं मिलेंगी। यानी सबसे पहले मुसलमानों के हकूक पर यही डाका डाला गया कि पंजाब और बंगाल में जितनी मुसलमानों की अक्सरियत है, जितनी नुमाइंदगी है, उतनी सीट नहीं मिलेगी। और इसके बरअक्स जो ये था, जिनके अंदर मुसलमान अकलियत में थे, यानी बिहार, उड़ीसा, मुंबई और यूपी, सीपी, असम और ये जितने भी इलाके थे 7 बाकी, क्योंकि टोटल 11 जो सूबे थे उसके अंदर ही ब्रिटिश की हुकूमत थी। बाकी तमाम जगह पर जो थी प्रिंसली स्टेट थी जो कि खुद मुख्तार थी। अब इसके अलावा जो ये 7 थे इनमें मुसलमान अक्सरियत में थे, जो जहां पर यानी वो प्रोविंस जहां पर मुसलमान अकलियत में थे, मुसलमान माइनॉरिटी में थे, ये कहते थे कि मुसलमानों की वहां पर भी जो एक्स्ट्रा सीट है वो भी खत्म की जाए, बल्कि जितनी उनकी नुमाइंदगी है उतनी सीट ही दी जाए। यानी पंजाब बंगाल में जितनी नुमाइंदगी है उससे कम, और मुस्लिम जो अकलियत वाले इलाके हैं जिनमें हिंदू अक्सरियत है वहां हिंदुओं को तो उतनी मिले, लेकिन मुसलमानों को जो इजाफी है उसे खत्म किया जाए। इस तरह इसके ये बुनियादी निकात थे। इसके साथ साथ जो केपीके और बलूचिस्तान में रिफॉर्म्स का कहा गया था, तो ये कहते ठीक है कि केपीके के अंदर तो रिफॉर्म्स आप कर लें, केपीके के अंदर आप रिफॉर्म्स कर लें, लेकिन जो बलूचिस्तान है उसमें रिफॉर्म्स का इनकार किया गया, यानी उसे नजरअंदाज किया गया बलूचिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स का। इसके साथ साथ जो सिंध था, सिंध को बम्बई से अलहदा करने का जो मंसूबा था, ये कहते थे कि सिंध को आप सेपरेट कर दें मुंबई से, सिंध को बम्बई से आप सेपरेट कर दे, लेकिन एक कंडीशन है कि सिंध अपने जितने भी खराजात हैं उसके पास अपने खुद के रिसोर्सेज होने चाहिए, वो तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ही खुद इस काबिल होगा कि उसे अलहदा कर दिया जाए। इस तरह ये बुनियादी तौर पर ये कंट्राडिक्शन चल रही थी। इसके साथ साथ जो पूरे जो 11 सूबों के अंदर जो फेडरल सिस्टम बनाना था, जो साइमन कमीशन ने कहा था, इन्होंने कहा कि फेडरल सिस्टम नहीं बनेगा, यानी ऐसा फेडरल सिस्टम नहीं बनेगा जिसके अंदर ये कहते थे वाहदानी तर्ज हुकूमत बनेगा, वाहदानी तर्ज हुकूमत बनेगा जिसके पास मरकज को ज्यादा इख्तियारात होंगे, और जो प्रोविंशियल ऑटोनमी है यानी जो सूबाई खुद मुख्तारी है वो भी नहीं दी जाएगी, सूबाई खुद मुख्तारी भी नहीं दी जाएगी। यानी अगर सिंध, पंजाब, बंगाल, केपीके और बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग जीत भी जाएगी तो सूबाई खुद मुख्तारी इन इलाकों में भी उसे नहीं मिलेगी, बल्कि वफाक को मिलेगी, क्योंकि 11 सूबे तो इनके थे जिन पर इनकी अक्सरियत थी। यानी वफाक में भी इनकी हुकूमत और सूबों में भी, इन सूबों में अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत हुई भी, मुसलमानों की हुकूमत हुई भी, तो वो इतनी मजबूत नहीं होगी क्योंकि वफाक तो इनके पास होगा। इस तरह मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया इसके अंदर, और इसमें वीटो का जो है हक दिया गया कि अगर किसी कौम के बस ये पॉइंट अच्छा डाला गया कि 3/4 अरकान किसी करारदाद को रिजेक्ट करेंगे तो उसे रिजेक्ट ही समझा जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि केपीके के अंदर हिंदुओं को इजाफी सीट दी जाए, केपीके के अंदर हिंदुओं को इजाफी सीट दी जाए, केपीके के अंदर हिंदुओं को इजाफी सीट दी जाए, और जो सेंटर है यानी मरकज है, सेंटर के अंदर भी मुसलमानों की 1/3 को कम करके इन्होंने कहा कि 1/4 सीट दी जाए, यानी मुसलमानों को वहां भी 1 पॉइंट सीट्स कम कर दी। इस तरह ये नेहरू रिपोर्ट की जो सिफारिशात थी, इसमें से आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मुसलमानों के लिए क्या था। इन्होंने जो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ تھا کہ سیپریٹ الیکٹرولیٹ کو ختم کرو، سیپریٹ الیکٹرولیٹ کو ختم کرو، یعنی جداگانہ انتخاب نہ ہو، ہندو اور مسلم اکٹھے مطلب کھڑے ہوں، جو بھی جیت جائے وہ ان کی سیٹ ہوگی۔ اچھا، مسلمانوں کو زیادہ اعتراض جو تھا کہ پنجاب بنگال میں ان کی اکثریت سے بھی کم سیٹ دی جا رہی ہے اور پروونشل اٹونمی بھی نہیں دی جا رہی، اور وہ تمام پروونس کے علاقے جہاں پر مسلمان مائنورٹی میں ہے وہاں بھی ایکسٹرا سیٹ نہیں دی جا رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیپریٹ الیکٹرولیٹ بھی نہیں مانا جا رہا، سیپریٹ الیکٹرولیٹ بھی نہیں مانا جا رہا، اور مرکز کے اندر بھی 1/4 سیٹ دی جا رہی ہے، اور مرکز کے اندر بھی 1/4 سیٹ دی جا رہی ہے، اور پروونشل اٹونمی بھی نہیں دی جا رہی۔ یعنی آپ یہ سمجھے کہ جہاں پر مسلمان اکثریت میں بھی ہے وہ بھی اقلیت میں بدل جائیں گے ہندوؤں کی اکثریت کی وجہ سے۔ تو قائد اعظم نے پھر دسمبر کے اندر دوبارہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور انہیں یہ ریکمینڈیشن دی کہ آپ جو ہمیں مرکز کے اندر 1/4 کی بجائے 1/3 سیٹ دے دیں، 1/4 کی بجائے 1/3 سیٹ دے دیں، پنجاب اور بنگال کے اندر جو ہے مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے اتنی ہی سیٹ فراہم کی جائے، اور سندھ کو آپ بمبئی سے کسی شرط کے بغیر، آپ سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیں کسی بھی شرط کے بغیر، اور پروونشل اٹونمی دی جائے، یعنی صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ قائد اعظم نے یہ تمام ریکمینڈیشن ان کے سامنے رکھی۔ اگر آپ ہماری یہ ریکمینڈیشن مان لیتے ہیں تو ہم نہرو رپورٹ کو ایکسیپٹ کر لیں گے، ہم نہرو رپورٹ کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ تو کانگریس نے ایک کمیٹی بنائی اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے، لیکن بعد میں انہوں نے قائد اعظم کے اس پرپوزل کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے جواب میں جو قائد اعظم تھے، جو کہ ہندو اتحاد کے بانی تھے، اور وہ بھی کہنے پر یہ بضد ہو گئے کہ آج سے ہماری اور ہندوؤں کی راہیں جو ہیں وہ جدا جدا ہے، آج سے ہماری اور ہندوؤں کی راہیں جو ہیں جدا جدا ہے، قائد اعظم کہنا یہ شروع ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سر آغا خان نے بھی ایسی ہی اسٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مسلمان اس طرح کی ذلت امیز تجاویز کو قبول کریں گے، مسلمان اس طرح کی ذلت امیز تجاویز کو قبول کریں گے۔ اس طرح مسلمان جو ہے اور ہندو ہیں ان کی راہیں جدا جدا ہو گئی۔ اور مولانا محمد علی جو جوہر تھے، مولانا محمد علی جوہر، انہوں نے بھی کہا کہ ہندو مسلم اتحاد کے جو حامی تھے انہوں نے بھی اسے ہندو غلبے سے تشبیہ دی، انہوں نے ہندو غلبے سے تشریح دی۔ آغا خان نے کہا کہ مسلمان ذلت امیز تجاویز کو قبول نہیں کر سکتا، قائد اعظم نے کہا آج سے ہماری راہیں جدا جدا ہے۔ یہ ہے نہرو رپورٹ، اور نہرو رپورٹ پر مسلم لیگ کے جو نمائندے تھے ان کی ریکمینڈیشن۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ جو ہندو مسلم اتحاد تھا اس کا خاتمہ ہو گیا، اور جو لارڈ برنکن نے چیلنج دیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور مسلم جو اتحاد شروع ہو گیا، کیونکہ مسلم لیگ دو گروہوں میں بٹ چکی تھی، شفی لیگ اور قائد لیگ، سیپریٹ الیکٹرولیٹ کی وجہ سے بعد میں دونوں متحد ہوگی اور برٹش سے اپنے مطالبات کرنا شروع ہو گئے، اور ہندو مسلم جو فسادات شروع ہو گئے، اور اس طرح مسلمان ہندوؤں کے جو چہرے سے، یعنی جو ان کی جو خود کو بڑا بنانے کے، یعنی مارشل لا کے جو چہرے تھے خود کو اوپر ریپرزینٹ کرنے کے، وہ سامنے آ گئے، اور اس کے جواب میں قائد اعظم نے 1929 کو اپنے 14 نکات پیش کیے۔ اگر آپ CSS PMS کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کو کسی سبجیکٹ میں ایشو ہے تو آپ اسکولر اکیڈمی کو وزٹ کریں۔ ابرار احمد کو اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔